नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान शेषराज भाई। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और एक बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। दोस्तों ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का मैं आभारी हूँ, जो उन्होंने 7 डेडली सिंस 7 घातक पाप, इन पर यार अपने अनुभव साझा करने का मुझे मौका दिया, भरोसा किया। और आज ग्लटनी, पेटूपन भी बोलते हैं दोस्तों, और इसको लालसा, लोलुपता, ये भी इसके अर्थ निकलते हैं। और अभी जो प्रशांत भाई ने शेयरिंग की, तो उसे बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो लालच के साथ में जोड़ा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सारे हमारे ये जो चरित्र के जो दोष है दोस्तों, जो कमजोरियां है, वो बाकी सभी चरित्र के दोषों और कमजोरियों से मिले जुले होते हैं। और कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमको इन चरित्र के दोष, कमजोरियों के बारे में पता चलता है दोस्तों। और इन्हें क्यों इन पर ध्यान दिया कि भाई इन चीजों पे हमें काम करना क्यों जरूरी है। हम सभी लोग दोस्तों लगभग शराबीपन की मार झेलकर आए हुए हैं, और वो इतने भयानक दिन थे, ऐसी भयानक गुलामी थी कि हम शायद ही कोई ऐसा मेंबर हो कि जो चाहता हो कि वो फिर दोबारा उन जिंदगी के दिनों में जाए। हम में से कोई भी नहीं चाहता दोस्तों कि वो बुरे दिन फिर हमारी जिंदगी में आए, फिर उन बर्बादियों को हम अनुभव करें। और इसीलिए ये प्रोग्राम दोस्तों हमारे सामने 12 कदमों का रखा गया है। 12 स्पिरिचुअल टूल्स हमारे सामने में रखे गए थे कि शराब तो आज बंद हो गई, लेकिन अब ये दोबारा शराब जिंदगी में न आए और मैं एक खुशनुमा जिंदगी जीऊं, हैप्पी, जॉयस और फ्री, खुशियों से भरी हुई एक स्वतंत्र जिंदगी। तो कहीं तो भी मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। मेरी जो पर्सनैलिटी है उसमें प्रोफाउंड चेंज लाने के लिए काम करना पड़ेगा। जब तक मेरे व्यक्तित्व में आमूलाग्र बदल नहीं होता, यानी जो पुराने तरीके से मैं जो सोचता था, व्यवहार करता था, मेरी हरकतें थी, उनमें जब तक पूरी तरीके से एक बदलाव नहीं आता, तो मैं दोस्तों शराब से भी दूर नहीं रह पाऊंगा। और एक चित्त शांति भरी, पीस ऑफ माइंड से भरी हुई जिंदगी जो है, आनंद से भरी, वो भी दोस्तों शायद मैं नहीं ले पाऊंगा। और इसीलिए मेरे पहले आए हुए लोगों ने बोला कि ये जो प्रोग्राम है, ये शराब बंद करने से खत्म नहीं होता। शराब बंद करने के बाद अब ये प्रोग्राम शुरू होता है। ए में आने के बाद ही पता चली दोस्तों कि ये जो बीमारी है, ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल सिकनेस बोला है। और जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करता, तब तक मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। और उस आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करने के लिए ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे अपनी आत्मा का अध्ययन, यानी अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए बोला। ए में आने के बाद में शराब के सामने में मैंने हार माना, अपनी बर्बादियां कबूल की, और ये भी चीज मान लिया मैंने कि मैं अपनी बदौलत शराब से भी दूर नहीं रह सकता और अपनी जिंदगी को भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अपनी जिंदगी को भी ठीक नहीं कर सकता, और इसीलिए कहीं तो भी जो मेरे से पावरफुल ताकत है,
उसका मुझे सहारा लेना पड़ेगा। और जब मैंने दोस्तों जब हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ, वो फोन आ गया था। ओके ओके। तो दोस्तों, पहले कदम पे मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। शराब के मामले में पावरलेस हूँ, मैं ये मानता हूँ। और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, इस बात को भी मैं कबूल करता हूँ। और फिर ये भी मुझे पता चलता है कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता और अपनी जिंदगी को भी मैं ठीक नहीं कर सकता। तो मेरे से पावरफुल और जो शराब से भी पावरफुल है, ऐसी किसी शक्ति को मुझे मानना पड़ा दोस्तों। ये एक ही बहुत बड़ी गिफ्ट है दोस्तों। अगर ये चीज, ये ऑप्शन मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं ए में नहीं टिका होता और आज मैं शराब से भी दूर नहीं होता और जिंदा भी नहीं होता। तो इस बात को मैंने माना कि नहीं, मेरे से पावरफुल कोई ताकत तो है। इतने सारे लोग अगर शराब से दूर होकर एक अच्छी जिंदगी, यही नहीं कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई हम शराब से दूर हो गए। यहाँ के लोग, मेरे पहले आए हुए, ये भी बोल रहे हैं कि न सिर्फ हम शराब से दूर है, बल्कि हमारी जिंदगी में प्रोग्रेस हुई है, हमारी जिंदगी में बदलाव हुए हैं। हर मेरे पहले आया हुआ व्यक्ति अपने अनुभव से बता रहा था और उसमें कोई शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वो वैसे दिख रहे थे। और इसीलिए दोस्तों मैंने उस हायर पावर की कंसेप्ट को माना, जिसका फायदा मुझे हुआ। मैं धीरे धीरे शराब से दूर होने लगा, मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन उसी के साथ मुझे ओल्ड टाइमरों ने अपनी शेयरिंग से और लिटरेचर ने ये बात साफ कर दी कि शराब का बंद होना या आज रुक जाना ये बीमारी का अंत नहीं है। मैं अभी सिर्फ शराब से दूर हूँ, मेरा शरीर शराब से दूर है, लेकिन जो मेरी बीमारी है वो आध्यात्मिक बीमारी है, यानी मेरे चरित्र को लगी हुई बीमारी है, मेरी भावनाओं को लगी हुई बीमारी है। और इस पर काम मुझे निरंतर करते रहना पड़ेगा। जब तक मैं इन कमजोरियों को अपने जानूंगा नहीं, अपने व्यक्तित्व को नहीं जानूंगा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, क्या क्या प्रकार के गुण दोष मेरे अंदर में है, और उनको जानने के बाद जब तक मैं उन पे काम नहीं करूंगा तो मैं शायद शराब से तो दूर हो जाऊं, लेकिन एक आत्म शांति भरी, प्रसन्नता भरी शायद जिंदगी में नहीं जी पाऊंगा। और ये चीज दोस्तों मुझे शुरुआत के 3-4 सालों में समझ में आ गई। मैं शराब से दूर था और अच्छे काम भी कर रहा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं इन्वॉल्व था, लेकिन एक समाधान नहीं था दोस्तों। अच्छे कामों का, शराब से दूरी का जो एक आनंद जीने में आना चाहिए, जॉय ऑफ लाइफ, वो मैं महसूस नहीं कर रहा था। और इसीलिए फिर जब इस प्रोग्राम ने मुझे समझाया, याद दिलाया कि तुझे उन कारणों और उन परिस्थितियों का पता करना पड़ेगा कि जिनकी वजह से तू बार बार शराब की तरफ में जा रहा था, और जो तेरी परेशानियों के सबब थे, कारण थे, जब तक तू उनको ढूंढेगा नहीं, उन पर काम नहीं करेगा, तू ये शराब विरहित जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएगा। और दोस्तों, जब मैंने अपनी चौथे कदम की इन्वेंटरी स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में शुरू की, तब मुझे मेरे अपने दर्शन हुए, अपने आप के बारे में मुझे पता चला। जो अभी एक भाई शेयर कर रहे थे
कि ए में आने के बाद, ए में आने के पहले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया या मैं कोई इतना बुरा इंसान नहीं हूं। मगर ए में आने के बाद हमको आइडेंटिफिकेशन मिलता है दूसरों के अनुभव से कि हम क्या क्या कर आए हैं, कैसे लोगों को दुखा कर आए हैं। और चौथे कदम में दोस्तों हमारा अपने आप से सामना होता है, अपने आप की सही तस्वीर हमको पता चलती है कि किस किस प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूं और उनकी तीव्रता कितनी है। वो चरित्र के दोष, ये मेरे स्वभाव की कमजोरियां, अगर मुझे दारू एकदम से नहीं भी पिलाएंगी तो भी उनमें इतनी ताकत है कि वो मेरी जिंदगी से हंसी खुशी और आनंद छीन सकते हैं, मुझे परेशानियों में डाल सकते हैं। ये मुझे अपने आप की छानबीन में चौथे कदम में पता चला दोस्तों। और उसी में ये जो सारे 7 चरित्र के जो दोष हम आज इन पे चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे उसके बारे में पता चला। कहीं तो भी आज जो टॉपिक रखा गया है ग्लटनी, पेटूपन या लालसा, ये जो बोली गई है दोस्तों, तो जब मैंने अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में मैंने जब झांका तो कहीं तो भी देखा दोस्तों मैंने कि ये मेरे भी स्वभाव का एक दोष है और कई बार इसने मुझे परेशान किया। इसने इस लालसापूर्ण स्वभाव की वजह से मैं शायद शराब तो नहीं पिया होगा, लेकिन कई बार दोस्तों इसने मुझे बीमार किया। और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि इस ग्लटनी, ये जो एक पेटूपन, एक प्रकार का भुक्कड़पन या एक प्रकार की लोलुपता हमारे अंदर में होती है, जिसकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी हम खाने में, पीने में या और भी बाकी चीजों में अपने आप में संयम नहीं बरतते। हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे हिस्से में आएगी या नहीं आएगी, बचेगी या नहीं बचेगी। जो अभी प्रशांत भाई ने भी बोला था कि एक प्रकार से लालच का ही एक रूप है कि हमारे मन में जो लालच की भावना होती है कि मैं और पाऊं और मुझे मिले, उस लालच के साथ दोस्तों कहीं तो भी हमारे मन में एक डर भी होता है, डर की भी भावना होती है कि मैं जिस चीज को पाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि वो चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो मुझे डर इस बात का होता है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी और वो शायद कोई दूसरा तो नहीं ले लेगा। तो ये इस तरीके की हमारी जब मानसिकता बनती है दोस्तों, तो ये कई बार हमारी परेशानियों का सबब बनती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आने के बाद में धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ने लगा, बिग बुक, 12 कदम 12 रूढ़ियां, और ये जो सारी जो लिटरेचर लिखी है दोस्तों हमारे ही जैसे अल्कोहलिक लोगों ने अपने अनुभव से लिखी है, और वहां का एक एक अक्षर दोस्तों मेरी अपनी पहचान बताता है। तो जब मैंने 12 कदम 12 रूढ़ियों की जो चौथे कदम का चैप्टर पढ़ा, जो कि हम सब ने पढ़ना चाहिए, उसने पूरी तरीके से मेरा पोस्टमार्टम करके रख दिया। एक एक चीज जो मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था तो ये तो मेरे साथ में भी होता है, मैं भी ऐसा ही हूँ। हम लोग बहुत ज्यादातर मीटिंगों में अहंकार पे, सेक्स पे, लालच पे, खुन्नस पे, इस पर तो चर्चाएं होती है, लेकिन दोस्तों ये जो कम चर्चा में आने वाले जो विषय होते हैं, जैसा कि ग्लूटनी जिसको बोलते हैं कि हमारा पेटूपन या एकदम लोलुपता की भावना, या फिर कल जो हम जिस पर बात करेंगे कि हमारा आलसीपन, स्लोथ, तो इन पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती नहीं है मीटिंगों में, ये विषय भी ज्यादा रखे नहीं जाते। लेकिन ये जो चीजें, ये जो स्वभाव दोष है दोस्तों, ये हमारी सोब्राइटी को कहीं तो भी कमजोर और हमारी जिंदगी में, अच्छी खासी चलती जिंदगी में खलल और परेशानियां पैदा करने वाले सब्जेक्ट है दोस्तों। मैंने जब अपनी जिंदगी में झांका दोस्तों, तो मैंने महसूस किया कि किस तरीके से मैं खाने पीने के मामले में एक प्रकार से लोलुपता से भरा हुआ था। कई बार मैंने अनुभव किया कि जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो उस प्रोग्राम
प्रोग्राम में आजकल तो बफे सिस्टम ज्यादा है, अपने हाथ से लेना पड़ता है। तो जब मैं खाने की प्लेट हाथ में लेता था दोस्तों, तो जितने भी आइटम उस खाने पीने के कार्यक्रम में रखे हुए, तो मेरा स्वभाव ऐसा बन गया था कि हर एक आइटम मेरी थाली में आना चाहिए। अब इसकी क्या आवश्यकता है दोस्तों? भाई जिसने प्रोग्राम रखा है तो उसने जितने भी लोगों को बुलाया है तो उसके उन सबके खाने पीने की ही व्यवस्था की होगी ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर भी खा सकता था, लेकिन मेरा एक स्वभाव बन गया था कि भाई मेरे खाने की थाली में, प्लेट में, उस प्रोग्राम में जितने भी मटेरियल खाने के रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरी थाली में आने चाहिए। और उसमें होता यह था दोस्तों कई बार कि मेरी थाली भर जाती थी और मैं अच्छे तरीके से उसको संभाल भी नहीं पाता था और खा भी नहीं पाता था। और कई बार दोस्तों मुझे उस थाली में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता था, और वो जो बचा हुआ खाना है दोस्तों, आखिरकार मुझे फेंकना पड़ता था। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मिरेकल है कि मेरा ये जो स्वभाव दोष है कि जिसको मैं बहुत लाइटली ले रहा था, कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब अपनी छानबीन मैंने की, तो ये दोष मेरा मुझे पता चला। कहीं तो भी खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं, जरूरत से ज्यादा, यानी मेरे शरीर की जो डिमांड है, उस शरीर की डिमांड के हिसाब से खाना खाने की बजाय मैं अपने मन की डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा शरीर बोल रहा है भाई कि तू 2 या 2.5 रोटी खा ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन 2-2.5 रोटी खाने के बाद भी मेरे मन का समाधान नहीं होता। अब ये मन का समाधान नहीं होना, ये मेरे स्वभाव की कमजोरी नहीं है तो क्या है? ये मेरी सोब्राइटी से जुड़ी हुई चीज है कि नहीं है? मुझे समझ में आया दोस्तों कि मैं समाधानी क्यों नहीं हूं। क्यों मैं चीजों को, चाहे वो खाने की चीजें हो, पीने की चीजें हो, या और भी कोई भी चीज हो, उसके बारे में मैं समाधानी क्यों नहीं रहता? मेरा सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होता? शराब पीने के दिनों में भी दोस्तों मैं कितने भी पी लेता था तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। किसी के साथ में मैं पीने के लिए बैठता था तो सारे लोग तो एंजॉय करते थे, और मैं वो ग्लास में शराब डालने वाले की तरफ देखता था कि ये कितनी डाल रहा है, बराबर डाल तो नहीं रहा। वहां भी मुझे जरूरत से ज्यादा चाहिए थी। खाने पीने के मामले में भी मेरे वही हाल थे। खाना भी मुझे ऐसा चाहिए था कि चाहे वो बाद में बच जाए, फेंकने में चला जाए, लेकिन मेरी थाली बिल्कुल भरी हुई चाहिए, और मैं पेट से ऊपर ही खाऊं, पेट से नीचे कभी ना खाऊं। और इसका आखिर नतीजा क्या होता था दोस्तों? नतीजा यही होता था कि कई बार पेट खराब हो जाता था, कई बार खाना थाली में बहुत ज्यादा लेने की बजाय बाद भी अगर मैं खा नहीं पा रहा हूं तो फेंकने में जा रहा है। ये खाने का कितना बड़ा अपमान है। यानी कितने हमको छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअली सोचते हैं, ए का प्रोग्राम स्पिरिचुअल है दोस्तों, और ए में आने के बाद में हमारा दृष्टिकोण बदलता है। 7वें कदम में बोला गया है दोस्तों कि क्या हम अपना कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण को आगे रखने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? हमारा जो उद्देश्य है ए में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद, तो वो भौतिक प्रगति है या अपना कैरेक्टर बिल्डिंग है, चरित्र निर्माण है? क्योंकि दोस्तों अगर मैं शराब से दूर हुआ हूं, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, मेरी भाषा में अगर कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। एक अच्छी हंसी खुशी वाली आनंदपूर्ण जिंदगी में नहीं जी पाऊंगा। इसीलिए एक प्रोग्राम बोलता है कि तुम्हारे जो पुराने ओल्ड आइडियाज है, जो पुराने जो तुम्हारे विचार है, उनको आपको बदलना पड़ेगा। हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं, सोचने का जो तरीका है, व्यवहार है, उसको ए में आने के बाद बदलना पड़ेगा, अगर वो मेरे लिए नुकसानदेह दिख रहे हैं। लेकिन हमारा ईगो इसमें हमेशा आड़े आता है। वो हम हमेशा सेल्फ जस्टिफिकेशन देते हैं, अपनी हर गलती का समर्थन करना। अरे नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये तो चलते रहता है, कभी कभार हम ज्यादा खा लेते हैं,
या फिर थाली में कुछ बच जाता है इसलिए फेंक देते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली सोचते हैं दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से इस बात को सोचते हैं, तो हमको पता चलता है दोस्तों कि ये गलत है और इससे हमको तकलीफ ही हो रही है, बार बार तकलीफ होती है। अब दोस्तों अपने खाने पीने पे नियंत्रण नहीं होने की वजह से मेरा नतीजा क्या निकला? डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई कि रात का खाना हमने थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग रात में खाना ज्यादा बराबर पचता नहीं, अगर दिन में थोड़ा हेवी खा लिए तो चलता है। लेकिन दोस्तों मैंने अक्सर मेरे साथ में देखा, इस बात को मैं जानते हुए भी रात को मैं दबा कर खाता हूँ, सब कुछ समझने के बाद भी कि रात का खाना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, ये पचता नहीं है, ये चर्बी बढ़ाता है, मुझे दूसरे दिन तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर मेरा स्वभाव दोष ही बन गया है तो मैं उसके सामने में वो पूरी तरीके से हतबल हो जाता हूँ और सबसे पहले तो मेरी उस पर काम करने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके साथ में होता है यार, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। ये तो बोलती है कि पेट भरा रखो, अरे भाई ये ने बोला है पेट भरा रखो, पेट के ऊपर खाने के लिए थोड़ी मना किया। और उसके नतीजे में आज भुगत रहा हूँ। ए में जब मैं आया था दोस्तों तो मैं हड्डियों का ढांचा था, 35 किलो का मेरा वजन हो गया था, हवा का झोंका, पेट और पीठ पूरी एक हो गई थी और कोई भी इंसान मेरी कमर को अगर पकड़ता था ना तो दोनों उंगलियों में मेरी कमर आ सकती थी। मगर इन 13 सालों में अभी देखो कि मेरी कमर थोड़ी कमरा हो गई, पेट आगे निकल रहा है और कम से कम 3-4 साल से मुझे लोग समझा रहे कि तेरा पेट आगे निकल रहा है यार, तू इस पर कुछ काम कर। तो मैं लोगों को ये बोलता था, अरे यार एक जमाने में अपने को लोग बोलते थे कि तू बीमार है क्या, हर एक दिन के आड़ ऐसे लोग मिल जाते थे। आज देखो यार कितना बदलाव है, कितना अच्छा लग रहा है कि लोग बोलते हैं कि तेरा अभी तू फूल गया है, तेरा पेट निकल रहा है, तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अब यही कॉम्प्लीमेंट बोलते बोलते अभी मेरी हालत ऐसी हो गई कि कभी जब मैं पखाने के लिए बैठता हूँ तो मुझे झुकना नहीं होता, मेरे पैंट टाइट हो रहे हैं, मेरा पेट ऐसी तोंद आगे निकल रही है और इसकी वजह से मुझे झुकने में या और चीजों में, चलने फिरने में, पहले जब मैं अपने प्रोफेशन में दोस्तों मैं लिफ्ट का उपयोग कम करता था और दो जो सीढ़ियां होती है, जो स्टेप्स होती है स्टेयर, तो मैं एक साथ दो करके चढ़ता था। और अभी हाल ऐसे होते हैं दोस्तों कि मैं सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता। अगर मैंने सीढ़ियों से चढ़ना उतरना अगर किया तो मेरी सांसें फूल जाती है, मैं हांफना शुरू कर देता हूँ। तो ये चीजें दोस्तों कई बार हम जानने के बाद में भी हम मानने को तैयार नहीं होते। जैसा अल्कोहल के मामले में था, हम जानते थे कि अल्कोहल हमारा सर्वनाश कर रही है, हमको बर्बाद कर रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब जीने और मरने की बात आई, जान के लाले पड़ गए, तब बड़ी मुश्किल से कंडीशनली हमने स्वीकार किया। खैर हमारी जान तो बच गई। लेकिन ये ऐसे ही जो हमारे चरित्र के दोष और स्वभाव की जो कमजोरियां है दोस्तों, ये भी हमारे लिए इतनी ही घातक है। जो अभी हम ग्लूटनी या ये जो लोलुपता खाने के मामले में, पीने के मामले में या और भी किसी भी अन्य चीजों के मामले में, जो हमारे अंदर में एक प्रकार का भुक्कड़पन है, हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी, हमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमारी गरज पूरी होंगी या नहीं होंगी। और इसीलिए दोस्तों हम जरूरत से ज्यादा उनको खाने के या पीने के बारे में सोचते या उनको जमा करने के बारे में सोचते। तो ये मेरे जो स्वभाव की तीव्रता है दोस्तों, ये आखिरकार कहीं तो भी मेरी मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक जो स्थिति है उसको भी खराब करने का काम करती है। मान लीजिए कि आपने अंड शंड उल्टा पुल्टा खा लिया, सीधी बात है पेट खराब होना है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है तो वो हमारा पेट है बढ़ा हुआ। अगर हम हमारे पेट को जितना कम रखेंगे, छोटा रखेंगे, तो बीमारियों के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन मैं हूँ कि मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा था और आज उसके परिणाम भोग रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने थोड़ा व्यायाम शुरू किया दोस्तों,
क्योंकि मुझे तकलीफें हो रही थी। वो जब तक हमको तकलीफें नहीं होती ना, तो तब तक दोस्तों हम इसको स्वीकार करने के लिए और उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। अब यही जो स्वभाव है दोस्तों, कैसे मेरे चरित्र को यानी डैमेज करने का काम करता है। ए में आने के पहले चाहे जो कुछ भी हमने किया हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जैसे जैसे हमारी सोब्राइटी के साल बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही दोस्तों लोगों की अपेक्षाएं भी अलग बढ़ती है हमारे से। मानो या न मानो कि लोग हमसे ये अपेक्षाएं करते हैं कि दारू तो बंद कर दी, लेकिन अब ये एक संत आदमी जैसा भी रहना चाहिए। इसके बातों में, इसके व्यवहारों में, इसके आचरण में बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। ऐसे लोग भी अपेक्षाएं करते हैं, ए में भी करते हैं और ए के बाहर भी हम लोगों से ये अपेक्षाएं होती है। और ये बात हमारे लिए जरूरी भी है दोस्तों। इसीलिए जो मैंने बोला 7वें कदम में चरित्र निर्माण की बात की गई है, कैरेक्टर बिल्डिंग। भौतिक तरक्की तो करनी ही करनी है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा अपने परिवार का, खुद का पेट पालने के लिए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला कि मुझे अपने कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने चरित्र के निर्माण पे भी काम करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि जो मेरे पुराने तौर तरीके है या जो पर्सनैलिटी है, उसको मैं आज बदलने की कोशिश करूं। अब मान लीजिए कि ये भुक्कड़पन की मेरे अंदर में आदत है और मैं अपने स्वभाव से बाज नहीं आ रहा, तो ये कैसी परेशानियां पैदा करती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने कई ए के प्रोग्राम में अच्छी खासी सोब्राइटी के लोगों को जो बाकी लोगों की नजरों में थोड़ा सा गिरते हुए देखा। यानी उनकी जो एक इमेज थी, वो इमेज कहीं तो भी लोगों की नजरों में टूटते हुए दिखी। एक ऐसे ही ओल्ड टाइमर थे और हम लोग यार किसी न किसी चीज से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। शराब से जैसे ऑब्सेस्ड थे, वैसे और भी बाकी बहुत सारी चीजों में ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे हम ए मेंबरों को नॉनवेज का भी बहुत ऑब्सेशन रहता है। तो मैंने एक प्रोग्राम में एक मेंबर को देखा, वो वैसे ज्यादा दिन के सोबर तो नहीं थे, 3-4 साल के सोबर थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों अपनी थाली में इतना ज्यादा वो नॉनवेज भर लिया था कि आखिरकार जब उन्होंने थाली छोड़ी तो आधे से ज्यादा जो उन्होंने लिया था वो फेंकने में जा रहा था। और जबकि दोस्तों ए के प्रोग्राम में हम सब कंट्रीब्यूशन कर ए का प्रोग्राम करते हैं। तो जब हम ए के किसी भी, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, हम सब के कंट्रीब्यूशन से वो प्रोग्राम होता है, तो हमारी एक जिम्मेदारी भी होती है कि मैं अपने हिस्से का और अपने पेट को जितना लगता है उतना मैं खाऊं। इतना भी ज्यादा मैं थाली में ना लूं, मैंने चाहे कंट्रीब्यूशन दे भी दिया हो, कि वो फेंकने में जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। ए में ही नहीं, बाहर में भी इस तरीके का सोचना मेरा दायित्व है। लेकिन मैंने कई ए के प्रोग्रामों में इस तरीके से दोस्तों लोगों को बिहेव करते हुए देखा कि चाय पीना है तो एक के ऊपर में एक ज्यादा चाय पिएंगे। अगर उनको कुछ रिफ्रेशमेंट दी जा रही है तो बार बार दोस्तों वो उस रिफ्रेशमेंट को लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्वभाव है, जब बाकी के लोग देखते हैं दोस्तों, तो उनकी नजरों में हमारी प्रतिमा कहीं तो भी टूटती है, कहीं तो भी मेरे कैरेक्टर को लगा हुआ एक दाग भी बोल सकते हैं इसको। मेरी अच्छी खासी सोब्राइटी होने के बाद मैं अपनी इन हरकतों की वजह से न्यू कॉमर बोलो या और भी एक ही मेंबरों की नजरों में मैं गिर सकता हूँ। वो तो सीधे बोलेंगे ना कि यार इतने साल का सोबर इंसान है, लेकिन देखो ये किस तरीके का बर्ताव कर रहा है। वैसे एक उदाहरण मैंने देखा कि एक बड़ा प्रोग्राम था, वहां पर भी नॉनवेज का खाना था। तो एक ओल्ड टाइमर इस बात के लिए लड़ पड़े वो नॉनवेज जो सर्व करता है उस व्यक्ति से, कि उन्होंने उनकी मर्जी के हिसाब से उनको पीस नहीं दिया। और दोस्तों थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा हंगामा हो गया। आखिरकार दोस्तों उस ओल्ड टाइमर को लोगों ने समझाया कि बोले आप इतने ओल्ड टाइमर है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उस वक्त वो अपने इतने हिट ऑफ पेशन में थे, इतने गुस्से में थे कि इस बात को वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनको फिर समझ में आया कि हाँ मेरी गलती हो गई। लेकिन बात तो हो गई दोस्तों, यानी जो उनकी एक इमेज थी कि इतने सालों से वो सोबर थे और लोगों को उनसे कुछ अलग अपेक्षाएं थी, सबसे करते हैं। जैसा मैं दोस्तों शुरुआत में
बिल्कुल छूट ओल्ड टाइमरों को कमेंट करता था, अरे यार इतने साल के सोबर हो गए, इनको समझता नहीं क्या, इन्होंने कैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यानी हम लोगों की आदत है, ओल्ड टाइमर हमारे लिए एक इजी टारगेट होते हैं कि किसी को निशाना बनाना है तो किसको बनाना है, ओल्ड टाइमरों को गाली दे दो। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कुछ समय के बाद में हम खुद भी ओल्ड टाइमर होने वाले हैं और लोगों की नजर में। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है दोस्तों कि मैं अब अपने आप को ऐसा बनाऊं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करूं, अपनी पुरानी जो बेकार की आदतें हैं उनको मैं बदलाव लाऊं, उन पे कहीं तो भी अगर नहीं बदलाव ला पाया तो मैं सोबर तो रहूंगा, दारू से तो दूर रहूंगा, लेकिन मेरा जो चरित्र है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो कहीं तो भी मैं लूज कर दूंगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी की बात करती है तो उसमें ये सारी चीजें आती है। ये मेरे छानबीन का विषय है। मैं जब चौथे कदम में अपने आप की छानबीन करता हूँ तो मैं इस बात की भी छानबीन करूँ कि 7 घातक पाप बोला है, तो पाप की श्रेणी में इसको रखा है, ग्लटनी को, मेरे अंदर की लोलुपता या भुक्कड़पन को। तो मैं अपनी छानबीन करूँ, क्या मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं खाने पीने की चीजों या और भी चीजों के मामले में ऐसे बिहेव करता हूँ कि ये मुझे मिलती है या नहीं मिलती है, खत्म तो नहीं होती, और फिर इस चक्कर में अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो स्थिति है उसको मैं खत्म कर देता हूँ। सीधी बात है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा खाया या पिया या और भी कुछ जमाने की आपने कोशिश की तो दोस्तों आपका हाजमा खराब हो सकता है, आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है, और ऐसा होगा तो आपकी चित्त शांति और जो पीस ऑफ माइंड है वो जा सकता है। आप बीमार अगर गिर गए, आपके काम धंधे पे असर आ सकता है, आपके घर के हालात पे असर आ सकता है, बहुत सारी तकलीफें हमको इन स्वभाव के दोषों से हो सकती है। और जो हम औरों का नुकसान करते हैं वो अलग। किसी के घर में हम खाना खाने गए, किसी के प्रोग्राम में खाना खाने गए, और उस खाने को जरूरत से ज्यादा लेने के बाद में अगर वो खाना फेंकने में जा रहा है तो ये पाप नहीं है तो क्या है? शायद इसीलिए धार्मिक जो लोग थे उन्होंने इस भुक्कड़पन या पेटूपन को पाप की श्रेणी में रखा। मुझे पहले लगा कि ये ज्यादा खा लेना भाई या ज्यादा पी लेना ये कैसे पाप की श्रेणी में आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूँ और दूसरों का भी नुकसान कर रहा हूँ तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। तो ये जो ग्लटनी है, जो हमारे स्वभाव का जो दोष है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की लोलुपता रखना, चाहे वो खाने की हो या पीने की हो या और भी किसी की चीज के मामले में, तो ये सही मायने में दोस्तों मेरे कैरेक्टर पे लगा हुआ, मेरे चरित्र को लगा हुआ एक धब्बा ही हो सकता है। इससे मैं बदनाम हो सकता हूँ। जैसा मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कई सालों की सोबराइटी के बाद भी जब हम खाने पीने के मामले में या अन्य चीजों के मामले में ऐसा बर्ताव करते हैं कि लोग हमसे वैसे बर्ताव की अपेक्षाएं नहीं करते। उनको लगता है कि ये आदमी इतना सीनियर है या इतना बुजुर्ग आदमी है या इतना प्रोग्राम पर चलने वाला, प्रोग्राम की बात करने वाला आदमी है, तो इसके व्यवहार वैसे नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर में भी लोगों से हमारी अपेक्षाएं हो सकती है। नहीं तो फिर हमको सीधा सुनने को मिल सकता है ये सिर्फ शराब से दूर है, बाकी इसकी हरकतें जैसी पहले थी वैसे ही है। तो फिर कहीं तो भी दोस्तों ये मेरी सोबराइटी पे ही सवाल खड़े हो जाते हैं। सोबराइटी का जो अर्थ है दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम शराब से दूरी को लगाते हैं, लेकिन अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए ना तो सोबराइटी का अर्थ है दोस्तों संयमशीलता। अब ये संयमशीलता सिर्फ शराब के मामले में ही नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ये जो संयमशीलता है ये हर चीज में आनी चाहिए कि मैं ऐसा नहीं है, आज मेरी भावनाओं पे भी मेरा संयम होना चाहिए। और उसमें ये भी चीजें आती है कि मैं अपने अहंकार पे संयम रखूं, अपनी काम वासना पे संयम रखूं, अपने अंदर की लालच की भावना पे संयम रखूं, अपने गुस्से पे, अपनी खुन्नस की भावना पे मैं संयम रखूं। वैसे ही अगर मेरे मन में खाने पीने या और अन्य चीजों के मामले में एक प्रकार का भुक्कड़पन है, पेटूपन है या लोलुपता है, उस पर भी संयम रखना जरूरी है। और दोस्तों ये काम हम कर सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में साफ तौर पे हमको बताया गया कि अगर मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या शराब अगर दूर हो सकती है तो बाकी की जो चरित्र के दोष और कमजोरियां है उनकी भी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं।
और कई उदाहरण है दोस्तों, मैं खुद भी अपने आप को आज उदाहरण मानता हूँ कि जब मैंने इस बात को अपनी छानबीन में पाया कि हाँ, मेरे अंदर में भी ग्लटनी है, मैं भी खाने पीने और अन्य चीजों के मामलों में लोलुपता से भरा हुआ हूँ, मेरा नियंत्रण नहीं रहता, मेरा संयम नहीं रहता और उसके नुकसान मैं आज उठा रहा हूँ। मेरा शरीर, मेरा पेट बढ़ गया है तो उसकी तकलीफें मुझे हो रही है। वैसे ही अगर मैं बाकी मामलों में भी जरूरत से ज्यादा चीजें जमाने की अगर कोशिश करता हूँ तो तकलीफ में ही फंसता हूँ, मैं खुद ही तकलीफ में फंसता हूँ। एक आधे व्यक्ति को अगर घर में चीजें अगर समेट कर यानी चीजें ला कर रखने की ही आवश्यकता है तो एक दिन उस घर में इतनी चीजें जमा हो जाती है कि उस व्यक्ति का जीना दुभर हो जाता है। तो ये भी एक इसी तरीके का व्यवहार है। तो ए में आने के बाद में जब मैंने अपने इस स्वभाव दोष को समझा तो मैंने इस पर काम करने की कोशिश की। आज दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली फिट रखूं। पर मेंटली और स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मुझे फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। अगर मेरा शरीर फिट नहीं है तो शरीर फिट नहीं है तो फिर मैं आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहूंगा। 11वें कदम में भगवान से कॉन्शियस कांटेक्ट। अब मैं इतना खा पी लेता हूँ कि मेरा शरीर बढ़ते जा रहा है और वो खाने पीने की वजह से मैं सुस्ती में ही रहता हूँ, सुस्त ही रहता हूँ। तो कहाँ भगवान से संबंध मेरे ठीक होंगे, कहाँ आध्यात्मिक शांति मुझे मिलेंगी। तो कहीं तो भी एक ये जो बहुत ज्यादा खाना पीना है ये आलसीपन भी भर देता है दोस्तों हमको। हमारे काम धंधे पे असर आता है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज रहती है उस पर कहीं तो भी असर आता है। ये सारी चीजें समझने के बाद कहीं तो भी दोस्तों आज मैं वन डे एट ए टाइम के आधार पे अपने इस स्वभाव दोष पे मैं आज काम कर रहा हूँ। मैंने अब व्यायाम करना भी थोड़ा शुरू किया है ताकि मैं शरीर से फिट रहूँ। थोड़ा खाने पीने पे भी आज मैं परहेज करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज इमेज जो है, मेरी इमेज कहीं तो भी खराब ना हो लोगों की नजर में, चाहे लोगों की नजर में नहीं,